हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिस टाइम यू रिटर्न टू योरसेल्फ या समीरा सील बुक के बारे में। ऋतिक एक छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला सीधा साधा लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती थी और आंखों में एक अलग सी जिज्ञासा, जैसे उसे खुद से ही कुछ पूछना हो। बाकी गांव के लड़कों की तरह वो भी खेतों में हाथ बंटाता था, पर उसके मन में कुछ और ही चलता रहता था। वो अक्सर पेड़ की छांव में बैठकर आसमान को निहारते हुए सोचता, मैं कौन हूं सच में? क्या मैं सिर्फ खेतों का लड़का हूं या कुछ और भी? एक दिन उसे गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली, सील की कविताएं। वो नाम उसे अजीब लगा, पर क्यूरियोसिटी के मारे उसने किताब उठा ली और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू किया। पहली ही कविता पढ़ते ही ऋतिक जैसे एक अलग ही दुनिया में चला गया। कविता थी, मिरर में दिखता हूं, पर वो मैं नहीं जैसा लगता हूं। लोगों को शायद वैसा भी नहीं खुद से मिलना है, खुद से ही सवाल करना है। भीड़ में नहीं, तन्हाई में खुद को पहचानना है। ऋतिक को ये लाइनें सीधे दिल को छू गईं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात लिखती हो। उस दिन पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि वो खुद को जानता ही नहीं है, बस वही कर रहा है जो सब करते हैं, उठना, खेत जाना, खाना, सो जाना। पर उसके अंदर जो बेचैनी थी, उसे कभी किसी ने समझा ही नहीं, शायद वो खुद भी नहीं। उस दिन के बाद ऋतिक ने रोज सिल्क की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। हर एक कविता जैसे उसके अंदर की कोई नई लेयर खोल देती। उसे एहसास हुआ कि सेल्फ अवेयरनेस कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ये तो अपने आप से मिलने का सफर है। एक दिन उसने एक कविता पढ़ी जिसमें लिखा था, क्नॉइस, जब तुम भीड़ में सबसे अलग महसूस करो तो डरना मत, शायद वहीं से शुरू होता है तुम्हारा असली रास्ता। ऋतिक को बचपन से लगता था कि वो बाकियों से थोड़ा अलग है। जहां बाकी लड़के क्रिकेट खेलने में मस्त रहते थे, उसे किसी पुराने ब्रोकन रेडियो को खोलना और उसमें से कुछ नया बनाने का शौक था। पर उसने कभी खुद को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगता था कि यह सब टाइम वेस्ट है। लेकिन अब उसे लगने लगा कि शायद वही उसका तरीका था, खुद को एक्सप्लोर करने का। धीरे धीरे ऋतिक ने एक डायरी रखना शुरू किया। हर दिन वो अपने दिन की एक छोटी सी एंट्री करता। आज क्या सोचा, क्या फील किया, क्या नया सीखा। ये छोटी छोटी बातें उसे अपने बारे में और अवेयर बनाती रहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो जानने लगा कि उसे मशीन्स में इंटरेस्ट है, कुछ नया क्रिएट करने में मजा आता है। और सबसे बड़ी बात, उसे अकेले में सोचने में डर नहीं लगता, बल्कि वो एंजॉय करता है। एक दिन गांव में इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लोग परेशान हो गए। ऋतिक ने मौका देखा और अपने पुराने रेडियो पार्ट्स और कुछ वायरस से एक छोटा सा लाइट सेटअप तैयार किया, जिससे 2 घरों में इमरजेंसी लाइट जल गई। गांव के लोगों को उस पर गर्व हुआ, लेकिन उससे ज्यादा ऋतिक को खुद पर भरोसा हुआ। उसे पहली बार लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। उस रात वो वापस अपनी डायरी खोलकर लिख रहा था। आज पहली बार लगा कि मैं यूजलेस नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, पर बेकार नहीं। उस लाइन के नीचे उसने एक बड़ी सी स्माइली बना दी। उसी समय उसे एक कविता की याद आई, जिस दिन खुद को एक्सेप्ट करोगे, उसी दिन शुरू होगा असली जादू। दूसरों से लड़ना आसान है, पर खुद से दोस्ती करना असली जीत है। ऋतिक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने लिए छोटी छोटी गोल्स सेट करने शुरू की, जैसे हर महीने एक नया टूल बनाना या किसी पुरानी चीज से कुछ यूजफुल बनाना। वो ये सब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता था, बस खुद के लिए करता था। और हर बार कुछ नया सीखकर उसकी आईज स्पार्कल करने लगती थी। अब लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे, पर ऋतिक को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पहले उसे लगता था कि उसे लोगों की अप्रूवल चाहिए, पर अब उसे समझ आया कि सबसे जरूरी चीज है खुद की अप्रूवल। वो खुद को अब एक बेहतर इंसान मानने लगा था। एक दिन गांव में एक आउटसाइडर आया, एक एनजीओ से जो रूरल इनोवेशन पर काम करता था। उसने ऋतिक के बनाए हुए कुछ मॉडल्स देखे और कहा, तुम्हारे पास पोटेंशियल है क्नॉइस, तुम चाहे तो हम तुम्हें आगे ट्रेन कर सकते हैं। ऋतिक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं रेडी हूं, लेकिन मैं खुद को खोना नहीं चाहता। जहां भी जाऊं
अपने आप को समझना और बेहतर बनाना नहीं छोड़ूंगा। वो आउटसाइडर मुस्कुराया। यही तो असली ग्रोथ है, बाहर की दुनिया देखना लेकिन अंदर की दुनिया ना खोना। अब ऋतिक एक नए सफर पर निकल पड़ा था, लेकिन उसके साथ उसकी डायरी की पोएट्री और उसका वो इनर दोस्त भी था, उसका सच्चा सेल्फ। वो जानता था कि आगे रास्ते मुश्किल होंगे, पर अब उसे डर नहीं लगता था क्योंकि वो खुद से मिल चुका था। उसने अपनी डायरी में आखिरी एंट्री लिखी, अब मैं खुद से भागता नहीं, हर दिन खुद से मिलता हूँ। गांव से शहर जा रहा हूँ, पर अपने दिल से दूर नहीं जा रहा। जो सवाल कभी डराते थे अब वही रास्ता दिखाते हैं। मैं ऋतिक हूँ और मुझे खुद को लेकर कोई केन कन्फ्यूजन नहीं है। ऋतिक की ये जर्नी सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, क्नॉइस ये हर उस इंसान की कहानी थी जो खुद को पहचानना चाहता है। सील की पोएट्री ने उसे ये सिखाया कि खुद को जानना, समझना और एक्सेप्ट करना ये कोई एक दिन की बात नहीं होती, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस जर्नी में सबसे अच्छा साथी होता है खुद आप। और जब आप खुद से कनेक्ट कर जाते हो तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको भटका नहीं सकती। शहर का माहौल ऋतिक के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियां, अनजाने चेहरे, हर चीज़ अजीब सी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो कुछ नया सीखने आया था, खुद को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था, पर जैसे ही दिन बीतने लगे वो एनर्जी धीरे धीरे थकान में बदलने लगी। शहर की भीड़ में एक अजीब सी अकेलापन था। दिन भर ट्रेनिंग, नई चीजें सीखना, लोगों से इंटरेक्शन, सब कुछ तेजी से हो रहा था। लेकिन रात को जब वो अपने छोटे से रूम में अकेला बैठता तो बहुत कुछ अंदर से टूटता हुआ सा लगता। उसका दिल अक्सर गांव को याद करता, माँ की बातें, बाबा की हंसी, खेतों की खुशबू, सब कुछ उसकी यादों में ताज़ा रहता। पर सबसे ज्यादा उसे खुद की डायरी की कमी खल रही थी, जो गांव में ही रह गई थी। सील की किताब उसने साथ ला ली थी, लेकिन डायरी नहीं, क्नॉइस। उन दिन बहुत थका हुआ और मेंटली डाउन फील करते हुए उसने वही किताब उठाई और एक पेज खोला। कविता थी जख्म जो छुपा लिए, वो अब भी अंदर रोते हैं। हंसती है दुनिया बाहर से, पर भीतर के तूफान कौन देखे। ऋतिक जैसे वहीं जम गया। उसे याद आया गांव में जब पापा ने कभी उसकी रुचियों को सीरियस नहीं लिया था, तब वो कितना टूटा था। और जब बचपन में उसके एक दोस्त ने उसे अकेला छोड़ दिया था, तब उसे कितना गहरा सैडनेस फील हुआ था। वो सब बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी, वो अब धीरे धीरे उसके अंदर से बाहर आ रही थी। क्नॉइस, वो समझ गया कि वो खुद से तो मिल चुका है, लेकिन जो पुराने जख्म थे उन्हें उसने अब तक हील नहीं किया। अगले कुछ दिनों तक ऋतिक ने उस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया। वो हर उस कविता में अपने दर्द को ढूंढता, उसे महसूस करता और धीरे धीरे खुद को रिलीज करता। एक कविता में लिखा था, रोना कमजोरी नहीं, ये तो एक पुल है। दर्द से राहत की ओर छुपाने से कुछ नहीं जाता, सिर्फ और गहराता है। उसने पहली बार खुद को रोने दिया। कोई नहीं था आसपास, बस वो और उसका सच। उसने आईने में खुद को देखा और सॉफ्टली बोला, तू अकेला नहीं है ऋतिक, मैं हूं तेरे साथ। यही शब्द उसके लिए थेरेपी जैसे बन गए। धीरे धीरे उसने पुराने मेमेनारी बॉक्सेस खोलने शुरू किए, वो सारी बातें जो सालों से दिल में बंद थीं। एक दिन जब वो ट्रेनिंग सेंटर में गया तो एक लड़की से उसकी बातचीत हुई। नाम था अन्य, वो भी छोटे शहर से आई थी और कुछ कुछ वैसा ही महसूस कर रही थी जैसा ऋतिक कर रहा था। दोनों की बातचीत पोएट्री पर होने लगी। जब ऋतिक ने साइल की एक कविता सुनाई तो अनया की आंखों में भी नमी आ गई। उसने कहा, यह पोएट्री मुझे मेरे पापा की याद दिला देती है, जो अब नहीं है। उस दिन दोनों ने पहली बार अपना दर्द किसी से शेयर किया। उस इंटरेक्शन के बाद ऋतिक को यह समझ आया कि इमोशनल हीलिंग सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होती, ये तब पूरी होती है जब आप किसी और को भी उसकी हीलिंग जर्नी में सपोर्ट करते हो। अब ऋतिक खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। उसने अपने फीलिंग्स को समझना शुरू किया, उन्हें लिखना शुरू किया। इस बार नई डायरी में एक शाम को पार्क में बैठा ऋतिक एक नई कविता लिख रहा था। मैं ठीक हूं अब, क्योंकि मैंने खुद को मौका दिया हील होने का।
अब मैं दर्द से डरता नहीं, उसे समझता हूँ, गले लगाता हूँ। वो जानता था कि पास्ट कभी पूरी तरह मिट नहीं सकता, लेकिन अब वो उसका बोझ नहीं था। सिर्फ एक पार्ट था उसकी स्टोरी का। जो जख्म कभी अकेलापन से जलते थे, अब वो उसकी स्ट्रेंथ बन चुके थे। एक बार जब उसे घर से कॉल आया कि माँ बीमार हैं, तो उसका दिल बहुत घबरा गया। वो रात भर सो नहीं सका, लेकिन उस रात उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपने अंदर से कहा, घबराना नहीं है, तू स्ट्रांग है और सब ठीक होगा। यही सेल्फ टॉक अब उसकी ताकत बन चुकी थी। अगले दिन माँ की तबीयत स्टेबल हो गई थी, और जब उसने माँ की वॉइस सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो प्यार, कनेक्शन और हीलिंग के थे। अब ऋतिक अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुका था। उसे एक अच्छी नौकरी का ऑफर भी मिल गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने अपने अंदर की खाली जगहों को समझ लिया था। उसे अब पता था कि हीलिंग कोई लिनियर जर्नी नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बहुत भारी, लेकिन जब आपके पास अपनी फीलिंग्स को समझने का तरीका हो, तो आप हर स्टॉर्म से गुजर सकते हो। उसने शहर में एक छोटा सा पोएट्री ग्रुप शुरू किया, जिसमें हर हफ्ते लोग अपनी फीलिंग्स को पोएट्री के जरिए एक्सप्रेस करते थे। वहां वो अन्याय के साथ मिलकर लोगों को एनकरेज करता। जो भी दर्द है, उसे दबाव मत लिखो, कहो गांव पर खुद से दूर मत भागो। ऋतिक अब वही गांव का सीधा साधा लड़का नहीं था। वो एक इमोशनली अवेयर इंसान बन चुका था, जिसने न सिर्फ खुद को समझा, बल्कि दूसरों को भी उनके रास्ते पर चलने की हिम्मत दी। उसने एक बार फिर अपनी डायरी में लिखा, शहर ने मुझे बदल दिया, पर खोया नहीं। गांव की मिट्टी में जो बीज बोया था, वो यहां आकर खिला। अब मैं अपने आंसुओं से डरता नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहीं से निकलेगा सबसे खूबसूरत फूल। ऋतिक की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, वो हर उस इंसान की कहानी थी जो अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन हीलिंग की तलाश में है। सील की पोएट्री ने उसे रास्ता दिखाया, लेकिन चलना उसने खुद सीखा। और यही सबसे खूबसूरत बात होती है, जब आप अपने जख्मों से खुद ही रोशनी बनाना सीखते हो। ऋतिक की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। शहर की उस असल बसल वाली दुनिया में, जहां वो पहले खुद को खोया हुआ महसूस करता था, अब वही जगह उसे कंफर्ट देने लगी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ग्रोथ तो अभी शुरू होनी थी। नौकरी लगने के बाद सब सोचते हैं कि अब तो सब सेट है, लेकिन ऋतिक ने जल्दी ही समझ लिया कि पर्सनल ग्रोथ सिर्फ अच्छी जॉब या पैसे तक सीमित नहीं होती। असली सवाल तो ये था कि अब वो इंसान बन भी रहा है, या बस दुनिया की भीड़ में शामिल हो गया है। एक दिन ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन के दौरान ऋतिक से एक छोटी सी गलती हो गई। मैनेजर ने सबके सामने टोक दिया, और ऋतिक अंदर से फिर से वही पुराना इनसिक्योर लड़का बन गया। पर इस बार उसने खुद को रोका। रात को घर आकर उसने सोचा, पहले तो मैं ऐसे मोमेंट में खुद को ब्लामे करता था, अब मुझे समझना है कि गलती क्यों हुई और नेक्स्ट टाइम बेटर कैसे करना है। यही सोचने का तरीका उसकी ग्रोथ का पहला स्टेप था। उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं या बस काम करके गुजर रहा हूं? यह सवाल सुनने में सिंपल था, लेकिन अंदर से बहुत गहरा था। उसने तय किया कि हर हफ्ते वो खुद को किसी ना किसी छोटी चीज में चैलेंज करेगा। कभी किसी नई स्किल को सीखना, कभी किसी पुराने डर को फेस करना, और कभी खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछना। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्लानिंग शुरू की। ऋतिक ने वीकेंड्स पर अपने लिए एक नया रूटीन बनाया। वो सुबह जल्दी उठकर नियर बाय कैफे में बैठता, एक पोएट्री पढ़ता और फिर अपनी रिफ्लेक्शन लिखता। वो खुद से पूछता, क्या मैंने इस हफ्ते इमोशनल या मेंटल रूप से ग्रो किया? क्या मैं पहले से थोड़ा बेटर इंसान बन पाया? शुरुआत में ये सब थोड़ा ऑनक्वार्ड लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये उसका सबसे पसंदीदा टाइम बन गया। एक दिन कैफे में बैठा था, तभी एक बुजुर्ग शख्स आए और बोले, तुम रोज यहाँ कुछ लिखते हो ना, मैं देखता हूं तुम्हें। ऋतिक मुस्कुराया और बोला, हाँ, बस खुद को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश है। वो आदमी हंसते हुए बोले, अच्छा है बेटा, जो इंसान खुद को रोज थोड़ा सुधारने की कोशिश करता है, वही असली विनर होता है। उस सिंपल बातचीत ने ऋतिक को और भी इंस्पायर किया। अब वो सिर्फ
पोएट्री नहीं पढ़ता था, बल्कि उसकी मीनिंग को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करता था। सील की एक पोयम में लिखा था, तू रोज बदलता है, कभी दर्द में, कभी उम्मीद में, पर हर रूप में तू बन रहा है वो जो कल से बेहतर हो। ऋतिक ने उस दिन से अपना माइंड सेट ऐसा बना लिया कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसे कुछ ना कुछ सीखना है। अगर कोई दोस्त उसे इग्नोर कर दे, तो वो सोचता कि ये रिजेक्शन उसे खुद को समझने का मौका दे रहा है। अगर ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट टफ लगे, तो वो उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मानता। अब उसे फेल्योर से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था कि हर फेल्योर उसके अंदर कुछ नया उगा रहा है। कुछ महीनों बाद ऋतिक को एक चांस मिला, बाहर के शहर में वर्कशॉप अटेंड करने का। लीडरशिप थ्रू सेल्फ अवेयरनेस नाम था। पहले तो वो हेसिटेट किया, लेकिन फिर वो खुद को चैलेंज देने के लिए तैयार हो गया। उस वर्कशॉप में उसने सीखा कि खुद को जानना ही लीडरशिप की पहली स्टेप है। वहां वो कई ऐसे लोगों से मिला जो अपने अपने स्ट्रगल से जूझते हुए ग्रो कर रहे थे। उसने महसूस किया कि हर इंसान की ग्रोथ जर्नी अलग होती है, लेकिन जो कॉमन चीज होती है वो है कंसिस्टेंसी और करेज। वो वहां से लौटा तो उसके अंदर एक नया फायर था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता था। उसने अपने पुराने पोएट्री ग्रुप को फिर से रिवाइव किया, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट के साथ। हर मीटिंग में एक थीम रखी जाती थी, जैसे करेज फॉर गिवेनेसेस, फेल्योर ड्रीम्स, और हर मेंबर उस पर अपनी थॉट्स शेयर करता। इस प्रोसेसर में ऋतिक ने सीखा कि पर्सनल ग्रोथ सिर्फ अकेले में नहीं होती। जब आप दूसरों को ग्रो करते हुए देखते हो, तो आप भी इंस्पायर्ड होते हो, और जब आप अपने लर्निंग दूसरों से शेयर करते हो, तो वो आपके अंदर और गहराई से उतरते। एक शाम उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब बदल रहा हूं, पर किसी और की तरह नहीं। अपनी ही पेस पर, अपने ही तरीके से। कभी रुकता हूं, कभी गिरता हूं, पर हर बार थोड़ा और खुद के पास लौटता हूं। अब उसके दोस्त भी उसे कहते थे, ऋतिक, तू पहले से बहुत मैच्योर हो गया है। पहले तू हर चीज में परेशान हो जाता था, अब शांत रहता है, समझदारी से बात करता है। ये सुनकर उसे अच्छा लगता था, पर वो जानता था कि ये ओवरनाइट नहीं हुआ। इसके पीछे वो सारे आंसू, वो सारी रातें, वो सारे सवाल थे जो उसने खुद से पूछे। ऋतिक ने अब खुद के लिए एक मिशन बना लिया था। हर दिन कुछ नया, कुछ मीनिंगफुल। वो छोटा हो या बड़ा, हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखता। जैसे एक दिन मेट्रो में एक बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा, तो उसने खुद से पूछा, मैं कब लास्ट टाइम इतना पूरे हैप्पीनेस महसूस किया था। उस दिन से उसने डिसाइड किया कि दिन में कम से कम एक बार वो खुद को इंटेंशनली खुश रखेगा। चाहे वो एक कप कॉफी हो, कोई फेवरेट सॉन्ग, या फिर किसी रैंडम स्ट्रेंजर को थैंक यू बोलना। ऐसे ही एक दिन ऋतिक को अपने गांव जाना पड़ा। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। गांव लौटकर जब उसने अपने पुराने कमरे में कदम रखा, तो सारी पुरानी यादें वापस आने लगी। वही दीवारें, वही डायरी जो वो छोड़ आया था, सब कुछ वैसा ही था। बस अब ऋतिक वैसा नहीं था। उसने डायरी खोली और उसमें लिखे कुछ पुराने दर्द भरे पेजेस पढ़े। अब वो उन्हें पढ़कर डरता नहीं था, वो उन्हें अपनाता था। उसने सोचा, ये सब भी मेरी जर्नी का हिस्सा है। ऋतिक ने उस दिन अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं समझ गया हूं कि इंसान को खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते रहना चाहिए। जैसे खेतों को रोज पानी चाहिए, वैसे ही हमें भी रोज खुद पर काम करना चाहिए। माँ मुस्कुराई और बोली, अब तू सच में बड़ा हो गया है बेटा। गांव से लौटते समय ट्रेन में बैठे हुए ऋतिक ने एक आखिरी बार सील की किताब खोली। एक कविता थी, बदलाव धीमा होता है, पर जब वो आता है तो हर चीज को रोशन कर देता है। मत भाग, तू खुद से, क्योंकि तू ही है सबसे बड़ा चमत्कार। ऋतिक ने उस पंक्ति को बार बार पढ़ा। उसे अब समझ आ गया था कि पर्सनल ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग जर्नी है। और सबसे खास बात, ये किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए होती है। अब चाहे वो शहर हो या गांव, पोएट्री हो या साइलेंस, ऋतिक हर पल को ग्रोथ का मौका समझता था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर खेतों की तरफ देख रही थीं, लेकिन मन में चल रहा था, मैं आज जिस इंसान को जी रहा हूं, वो कल के उस छोटे से ऋतिक का सपना था। और अब मेरा काम है कि मैं हर दिन
थोड़ा थोड़ा उस ऋतिक का वर्जन बनता रहूं जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट करता है, जो सीखता है, गिरता है और फिर उठता है, हर बार और ज्यादा स्ट्रांग बनकर। सर्दियों की शुरुआत थी। गांव में हर सुबह हल्की कोहरे से ढकी होती थी। ऋतिक इस बार कुछ हफ्तों के लिए गांव में ही था और अपने खेतों की देखरेख कर रहा था। जब सुबह वो खेतों की तरफ जाता तो थपेड़ों की छांव, ओस की बूंदें और धूप की हल्की किरणें उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती। पहले ये सब बस दृश्य थे, अब ये उसकी इमोशंस का रिफ्लेक्शन बन चुके थे। वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठ जाता और दूर क्षितिज को देखता। वहां जहां धुंध और सूरज की रोशनी आपस में घुल मिल रही होती थी, उसे लगता जैसे उसका मन भी वैसा ही है। कुछ हिस्सा साफ, कुछ धुंधला, कुछ रोशनी से भरा, कुछ सवालों से घिरा हुआ। साइल की एक पोएट्री उसने कई बार पढ़ी थी। उसमें लिखा था, मन का आकाश भी बदलता है, कभी बादलों से घिरा, कभी उजलों से भरा। देख, जो तू बाहर देखता है वो तेरे अंदर का ही चित्र है। इस लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या जो इमेजरी हम नेचर में देखते हैं वो असल में हमारे अंदर की फीलिंग्स का ही एक्सटेंशन होती है। अब जब वो पानी की सतह पर गिरती धूप देखता तो उसे अपने मन के हल्के इमोशंस की झलक मिलती। जब पेड़ के पत्ते हवा में थरथराते तो लगता जैसे उसके मन के डर भी अंदर ही कहीं हिल रहे हैं। एक दिन खेत से लौटते हुए रास्ते में हल्की बारिश होने लगी। ऋतिक छाता नहीं लाया था, लेकिन उसने खुद को भीगने दिया। वो चलता रहा और हर बूंद को महसूस करता रहा। उसे वो सारी बातों की याद आई जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। अधूरे सपने, टूटे रिश्ते और वो छोटे छोटे रिग्रेट्स। पर उस बारिश में कुछ था। वो नमी उसके शरीर से नहीं, उसकी सोल से बह रही थी, जैसे उसकी भावनाओं खुद को साफ कर रही हो। घर पहुंचकर उसने अपने गीले कपड़े बदले और अपने कमरे में बैठ गया। खिड़की से बाहर देख रहा था और वो इमेजरी जो उसने बाहर देखी थी धीरे धीरे उसकी डायरी के पन्नों में उतरने लगी। उसने लिखा, बूंदें गिरी आज भी, पर इस बार जमीन पर नहीं। मेरे अंदर के सूखे मैदानों पर शायद अब कुछ उगेगा। वहां जहां कभी कुछ नहीं था, उसकी ये पंक्तियां अब सिर्फ पोएट्री नहीं रह गई थी, ये उसके अपने मन का नक्शा बन गई थी। वो इमेजरी जो उसने बारिश में देखी अब उसकी हीलिंग और क्लैरिटी का जरिया बन गई। रिफ्लेक्टिव इमेजरी अब उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गई थी। वो जब भी गांव में मंदिर की घंटियों की आवाज सुनता तो लगता जैसे वो आवाज उसके अंदर की बेचैनी को छू रही है। जब सूरज ढलता और आसमान गुलाबी नारंगी रंगों में रंग जाता तो उसे लगता जैसे उसके अंदर भी कुछ रंग भर रहे हैं, उम्मीद, शांति और नए सपनों के रंग। एक बार वो तालाब के किनारे बैठा था। पानी बिल्कुल शांत था। उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी और पहली बार अपने चेहरे पर एक अलग तरह की सुकून देखी, जैसे ये वही इंसान है जो कभी खुद को पहचान नहीं पाया था, लेकिन अब अपने अंदर झांकना सीख गया है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब अपने इमोशंस को इमेजरी के जरिए बेटर समझ पा रहा हूं? और जवाब था हाँ। वो अब हर नेचुरल एलिमेंट को मेटाफोर की तरह देखने लगा था। सूरज की पहली किरणें मतलब नई शुरुआत, रात की खामोशी मतलब इंट्रोस्पेक्शन, बहती हवा मतलब फ्री माइंड और सूखे पत्ते मतलब वो चीजें जो अब पीछे छूट जानी चाहिए। गांव में ही एक पुरानी हवेली थी जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। एक दिन क्यूरियोसिटी में ऋतिक वहां चला गया। दीवारें टूटी हुई थीं, क्नॉइस छत से धूप की लकीरें फर्श पर पड़ रही थीं और हर कोना जैसे कोई कहानी सुना रहा था। उसे वो हवेली अपने पुराने सेल्फ जैसी लगी, एक समय में भरी हुई, फिर खाली, और अब धीरे धीरे खुद को नए रूप में तलाशती हुई। उसने वहां बैठकर लिखा, ये दीवारें भी टूटी हैं पर इनमें अब भी कहानी है। जैसे मैं टूटा हुआ, पर अब भी कुछ कहने को बाकी है। ये इमेजरी केवल डिस्क्रिप्शन नहीं थी, ये उसके अंदर के साइकोलॉजिकल स्टेट को दिखा रही थी। वो इमेजरी उसे सिर्फ बाहर की चीजें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अंदर के मनोविज्ञान को समझने के लिए चाहिए थी। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। बच्चों की हंसी, रंग बिरंगी झंडियां, गुब्बारे, हलवे की खुशबू, सब कुछ वाइब्रेंट था। लेकिन उसी क्राउड में एक बच्चा बेलून बेच रहा था। बाकी बच्चे बालून खरीद रहे थे और वो बेच रहा था। वो सीन देखकर ऋतिक रुक गया। उसे उस बच्चे की आंखों में
एक अलग तरह की इम्यूनिटी दिखी, शायद उसकी उम्र से बहुत बड़ी। और उस मूवमेंट में उसे खुद की पुरानी हालत याद आई, जब वो भी सबकी खुशियां देखते हुए अंदर से खाली होता था। उसने सोचा, कभी कभी इमेजरी सिर्फ सुंदरता दिखाने के लिए नहीं होती, वो हमारी अटेंशन उन चीज़ों की तरफ ले जाती है जो हम इग्नोर कर देते हैं। खुद के अंदर और समाज में। उसने उस बच्चे से एक बैलून खरीदा और पूछा, खुश हो? बच्चा हंसते हुए बोला, बैलून बेचता हूं, लेकिन खुशियां नहीं। उसने वो बैलून अपने कमरे की खिड़की पर बांध दिया, रिमाइंडर के तौर पर कि हर इमेज एक स्टोरी होती है और हर स्टोरी में एक ट्रुथ छुपा होता है। अब रीतिक इमेजरी को एक्टिवली यूज करने लगा अपने सोचने के तरीके में। जब भी वो कन्फ्यूज्ड होता, वो कोई इमेज रिकॉल करता, जैसे कोई धुंधला रास्ता या कोई खाली मैदान, और सोचता कि उसका मन अभी वैसा ही है। फिर वो उस इमेज को मानसिक रूप से ट्रांसफॉर्म करता, उस रास्ते में रोशनी भरता, उस मैदान में पेड़ उगाता, और ये प्रक्रिया उसके भावनाओं को शिफ्ट करने में मदद करता। उसने सीखा कि इमेजरी सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, वो महसूस करने की चीज होती है। और जब इमेजरी रिफ्लेक्ट करती है हमारे मन की साइकोलॉजी को, तब वो पोएट्री नहीं, एक थेरेपी बन जाती है। गांव में बिताए इन दिनों ने ऋतिक को एक नई क्लैरिटी दी थी। उसने अब खुद से कनेक्ट करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था, विजुअल्स और मेटाफोर के जरिए। अब वो जब भी पोएट्री लिखता, उसमें रियल इमेजेस से जुड़ी इमोशंस डालता। जैसे उसने एक पोएम में लिखा, मैं नहीं कहूंगा मैं दुखी हूं, मैं कहूंगा आज मन का आकाश थोड़ा धुंधला है। मैं नहीं कहूंगा मैं अकेला हूं, मैं कहूंगा आज की सड़क पर कोई साथ नहीं चल रहा। पर यह सब बदलेगा, क्योंकि हर धुंध के बाद सूरज जरूर निकलता है। अब इमेजरी उसके लिए सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा बन चुकी थी। और यही रिफ्लेक्टिव इमेजरी उसे अपनी साइकी से कनेक्ट करने का सबसे सच्चा जरिया बन गई थी। सुबह का समय था, गांव की गलियां अभी शांत थीं। हल्की धूप छतों पर उतर रही थी और एकदम ठंडी हवा बह रही थी। ऋतिक अपने घर की छत पर बैठा था, एक हाथ में गर्म चाय का कप और दूसरे हाथ में अपनी डायरी। अब उसकी आदत बन गई थी हर सुबह थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताने की। न कोई डिस्ट्रैक्शन, न कोई मोबाइल नोटिफिकेशन, बस वो। और उसका मन काफी कुछ बदल चुका था इन कुछ महीनों में, जिस ऋतिक ने खुद को कभी समझा नहीं था। अब वो खुद के हर छोटे बड़े थॉट को ऑब्जर्व करने लगा था। पहले जो इमोशंस उसे परेशान करते थे, अब वो उन्हें पहचान कर समझने की कोशिश करता। उसने महसूस किया था कि जिंदगी की असली रिचनेस उस वक्त मिलती है जब हम हर मूवमेंट को पूरे अवेयरनेस के साथ जीते हैं, बिना रिग्रेट किए पास्ट के लिए और बिना एंग्शियस हुए फ्यूचर को लेकर। उसकी ये मिंडफुलनेस की जर्नी अचानक शुरू नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे पोएट्री और इमेजरी के रास्ते से उस स्टेट तक पहुंचा था। सील की एक और कविता ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। हर लम्हा एक दरवाजा है जिससे तू खुद तक पहुंच सकता है। तेरा ध्यान ही तेरा चाबी है और तेरा प्रेजेंट तेरा सच। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब सच में प्रेजेंट में जी रहा हूं? और जवाब था, अब तक जितना भी जिया उसमें सबसे ज्यादा पीस उसे तब मिला जब वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता था, पूरी अटेंशन के साथ। अब खेतों में काम करते हुए भी उसका ध्यान सिर्फ गेहूं की गोलियों पर नहीं होता, बल्कि उस हवा पर होता जो हल्की सरसराहट लाती है, उस मिट्टी की खुशबू पर होती जो बारिश के बाद उठती है, उस सूरज की गर्मी पर होती जो पीठ पर धीरे धीरे महसूस होती है। पहले ये सब अनोटिस्ड चला जाता था, अब यही उसकी जिंदगी के सबसे काम मोमेंट्स बन गए थे। एक दिन की बात है, ऋतिक शहर से आया, एक पुराना दोस्त मिलाने आया। वो शहर की भागदौड़ से परेशान था, लगातार मोबाइल और मीटिंग से भरा स्केजुअल, और अंदर एक अजीब सी खालीपन। उसने ऋतिक से कहा, तू तो बहुत बदल गया है यार, पहले तू भी मेरी तरह रेस्टलेस होता था, अब इतना शांत कैसे? ऋतिक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं हर चीज को पूरी तरह से महसूस करता हूं। जब चाय पीता हूं तो सिर्फ टेस्ट नहीं, उसकी गर्माहट को भी समझता हूं। करता है तो सिर्फ सुनता नहीं, अब्जॉर्ब करता हूं। और जब चलता हूं तो अपने कदमों की आवाज भी सुनता हूं। दोस्त थोड़ा चुप हो गया, फिर बोला, मतलब तू अब ध्यान में रहता है? ऋतिक ने जवाब दिया,
शायद ध्यान में नहीं, लेकिन ध्यान से रहता हूँ। फिर उसने दोस्त को खेतों की सैर कराई। चलते वक्त दोनों चुप थे। हवा चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे और जमीन की नमी पैरों को छू रही थी। उस साइलेंस में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। जब वापस लौटे तो दोस्त ने कहा, मैंने पहली बार चलना महसूस किया। ऋतिक मुस्कुराया और समझ गया कि उसकी बात समझ में आ गई है। धीरे धीरे ऋतिक का ये माइंडफुल प्रेजेंस आसपास के लोगों पर भी असर डालने लगा। गांव के छोटे बच्चे भी अब उसके पास बैठकर उसके साथ चुपचाप पेड़ के नीचे बैठना पसंद करने लगे थे। वो कुछ कहते नहीं, बस बैठते, देखते और कुछ नया महसूस करते। एक दिन एक बच्चा बोला, ऋतिक भैया, जब आपके पास बैठता हूं तो सब कुछ शांत लगने लगता है। ऋतिक ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ फेरा। अब उसे समझ आ गया था कि प्रेजेंट में रहना सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, वो एक एनर्जी बन जाता है जो दूसरों तक भी पहुंचती है। एक बार वो खेतों में अकेला बैठा था और डायरी में लिख रहा था। वो वक्त ही था जिसने मुझे छूका दिया। अब मैं हर लम्हे से मिलकर चलता हूं। जो अभी है वही सब कुछ है। नकल का वादा, न बीते का बोझ। अब पोएट्री उसकी सिर्फ कला नहीं रही, वो उसकी जीवन शैली बन चुकी थी। हर पोयम एक मेडिटेशन थी, हर शब्द एक ब्रीथ जैसा। उसने अब यह भी समझ लिया था कि सुकून बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की अवेयरनेस से आता है। शाम को जब वो सूरज को ढलते हुए देखता तो उसे यह सोचकर दुख नहीं होता कि दिन खत्म हो रहा है, बल्कि वो ग्रेटफुल होता कि उसने उस दिन को पूरी तरह जिया। हर रंग, हर साउंड, हर एहसास उसने सबको फुल्ली ऑब्जर्व किया, विथआउट जजमेंट, विथआउट डिस्ट्रैक्शन। एक रात गांव में बिजली नहीं थी, सब अंधेरा था, बस चांदनी थी और जुगनुओं की टिमटिमाहट। ऋतिक खेतों में अकेला बैठा था, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं। उस साइलेंस में वो अपने अंदर के हर इमोशन को साफ साफ देख पा रहा था। न कोई भाग दौड़, न कोई कंपेरिजन, बस एक पूरे अवेयरनेस की वो अभी यहां है और यही काफी है। उसने खुद से एक आखिरी सवाल किया, क्या मुझे अब कुछ और जानने की जरूरत है? और उसका मन बोला, तू जान गया है वो जो जरूरी था, खुद को, अपने इमोशंस को, अपने समय को। अब ऋतिक की जर्नी किसी गोल की तरफ नहीं थी, बल्कि वो खुद जर्नी ही बन चुका था। हर दिन, हर पल उसके लिए एक लर्निंग था। उसने अब समझ लिया था कि सेल्फ डिस्कवरी कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक ऑन गोइंग प्रोसेसर है जो तभी सच्चा होता है जब हम हर मोमेंट को ध्यान से जिए, पूरा, बिना पीछे देखे, बिना आगे भागे। रात को डायरी बंद करते हुए उसने लिखा, अब कुछ पाना बाकी नहीं, क्योंकि जो पाया वो मैं हूं और जो चल रहा है वो जीवन है जिसे अब मैं पूरी तरह से महसूस कर रहा हूं। उस रात जब वो सोया तो पहली बार उसने कोई सपना नहीं देखा, क्योंकि शायद वो पूरी तरह से जागा हुआ था, अपने होने में, अपने जीने में, अपने प्रेजेंट में। और यहीं खत्म होती है ऋतिक की कहानी, लेकिन उसकी तरह शायद हमारी भी असली कहानी वहीं से शुरू होती है, जब हम हर मोमेंट को पूरे मन और अटेंशन से जीने लगते हैं। बिकॉज एट द एंड माइंडफुल प्रेजेंस ही वो गिफ्ट है जो हमें खुद तक पहुंचाता है, क्विकली, डीपली एंड ट्रूली नॉइस। ऋतिक की कहानी का सफर जितना आसान दिखता था उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण था। वो एक छोटे से गांव का लड़का था जिसके दिल में बहुत बड़े सपने थे, लेकिन जो सबसे बड़ी सीख उसने अपने सफर में पाई वो ये थी कि असली सफर बाहरी मंजिलें तक पहुंचने का नहीं, बल्कि अपने अंदर के सच को समझने और अपनाने का होता है। गांव की गलियों से लेकर खुले खेतों तक ऋतिक ने जाना कि जीवन की खूबसूरती तब आती है जब हम अपने हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करें, ना कि उसे सिर्फ जल्दी जल्दी खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसने देखा कि हम अक्सर अपने मन को इतना बिजी रख लेते हैं कि खुद के साथ कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए उसने अपने दिन की शुरुआत खुद से जुड़ने के छोटे छोटे रिचुअल्स से की। कुछ देर चुप रहना, अपने सांसों को महसूस करना और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान से देखना, नॉइस। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं तब जीवन के छोटे छोटे रंग, आवाजें, खुशबू और एहसास हमारे अंदर एक नई एनर्जी भर देते हैं। वो एनर्जी न सिर्फ हमें अंदर से खुश रखती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। ऋतिक ने जाना कि माइंडफुल प्रेजेंस का मतलब है
अपने मन को हर पल के लिए ओपन रखना, बिना किसी जजमेंट के, बस एक्सेप्टेंस के साथ। जब ऋतिक ने अपने अंदर की इमोशंस को स्वीकार करना सीखा तो उसने पाया कि पुराने घाव भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। जो बातें उसे कभी डराती थी, अब वो उन्हें प्यार और समझ के साथ देख पाता था। उसने जाना कि हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द भूल जाना नहीं, बल्कि उससे सीख लेना और खुद को उस दर्द के बावजूद आगे बढ़ने देना है। अपने अनुभवों के जरिए ऋतिक ने यह भी जाना कि पर्सनल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेसर है। कभी कभी हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कभी 2 कदम पीछे भी, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी ग्रोथ को किसी और के स्केल से ना मापें, बल्कि अपने इनर प्रोग्रेस को ही देखें। उसने अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर खुशी मनाना सीखा और फाइलुरस को भी एक वैल्यूएबल लेसन समझना शुरू किया। ऋतिक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने मन के अंदर की दुनिया को समझने लगते हैं, तब हमारे सामने एक नया दायरा खुलता है जो रिफ्लेक्शन की तरह होता है। जैसे हम आसपास की चीजों को देखते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के ख्याल, डर, उम्मीदें और सपने भी हमारे सामने एक इमेज की तरह आते हैं। इस इमेज को समझना और उस पर ध्यान देना ही हमारी इंटरनल ग्रोथ को मजबूत बनाता है। सबसे खास बात यह थी कि ऋतिक ने जाना कि माइंडफुल प्रेजेंस सिर्फ अकेलापन में ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ जुड़ने में भी होती है। जब हम किसी के साथ होते हैं और सच में उनका ध्यान रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं बिना इंटरप्शन के, तो हम एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं जो सरफेस लेवल का नहीं, बल्कि हार्ट टू हार्ट होता है। ऋतिक की ये जर्नी हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी के सफर में सबसे जरूरी कंपनियों हम खुद होते हैं। इसलिए हमें अपने साथ कंपैरिजन, पेशेंस और एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए। और यही माइंडफुल प्रेजेंस का असली मतलब है, खुद के लिए और दूसरों के लिए पूरी जागरूकता और प्यार के साथ जीना। अब ऋतिक की जिंदगी में जल्दबाजी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी कि कल क्या होगा। वो पूरी तरह से आज के लम्हे में जीता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो पल हम अब भी जी रहे हैं वही हमारी असली जिंदगी है। और जब हम इस सच को अपनाते हैं, तब हमारी जिंदगी में सुकून, खुशहाली और गहराई आती है। कहानी का अंत इस बात पर नहीं होता कि ऋतिक ने क्या किया या क्या पाया, बल्कि इस पर होता है कि उसने खुद को कितना जाना और स्वीकार किया। और ये सीख हर किसी के लिए जरूरी है कि जीवन का असली सफर तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर की दुनिया को पूरी तरह से समझने और उसे अपनाने लगते हैं। ऋतिक की कहानी एक जेंटल रिमाइंडर है कि कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में हम माइंडफुल रह सकते हैं, खुद को सुन सकते हैं और अपने अनुभवों के साथ पूरी तरह प्रेजेंट रह सकते हैं। यही माइंडफुल प्रेजेंस हमें न सिर्फ खुद के करीब ले आती है, बल्कि हमारे जीवन को भी एक नया अर्थ और गहराई देती है। और इस सोच के साथ ऋतिक ने अपनी छोटी सी दुनिया में बड़े दिल के साथ एक नया चैप्टर शुरू किया, जहां हर दिन एक नई शुरुआत थी, हर लम्हा एक नई सीख और हर सांस एक नई उम्मीद। इस तरह ऋतिक की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, बीइंग ट्रूली प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट विद एन ओपन हार्ट एंड ए माइंडफुल माइंड टू फ्रेंड्स। ये थी हमारी आज की बुक। समरी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।